गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आलोक चौबे, आपका फिजिक्स मेंटर। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से आप सभी के पास आ गया हूं एक नए मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पूरा फ्रिक्शन चैप्टर एक सिंगल ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं पिछले लेक्चर की, जहां पर हमने डिस्कस किया था फोर्स एंड प्रेशर, तो बच्चों उस लेक्चर के जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने आप सभी से पूछे थे, उन क्वेश्चंस के आंसर अगर मैं बोलूं तो 99% बच्चों ने उन क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसका मतलब आप लोग आराम से, ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और फिर आंसर करते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहना है, सीखते रहना है और क्या करना है? मस्ती करते रहना है। तो ठीक है, तो आज हम एक नए तरीके से इस लेक्चर को कवर करने वाले हैं। क्या होगा सर वो नया तरीका? उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं जल्द ही बताऊंगा कि हम किस तरीके से आज के लेक्चर को कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए? अगर हां तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। तो बच्चों, पहले मैं बता दूं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। इन टॉपिक्स के हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बच्चों? वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे जो फ्रिक्शन है वो एक नेसेसरी एविल क्यों है, क्यों है फ्रिक्शन नेसेसरी एविल। फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी मेथड्स होती हैं जिन मेथड्स का यूज करके हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे व्हील्स फ्रिक्शन को क्यों रिड्यूस करते हैं। और लास्ट में हम देखने वाले हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अब बच्चों, इन सारे टॉपिक्स को एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से हम कवर करने वाले हैं। क्या है वो मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीका? तो बच्चों, यहां पर क्या है, हमें आज एक केस दिया गया है, हमें एक केस सॉल्व करना है। क्या है सर केस? हमें बच्चों एक केस दिया गया है, हमें उस केस को सॉल्व करना है। तो आपको मैं पहले बता दूं केस क्या है। ये देखिए बच्चों, ये रहा हमारा केस। कौन है ये? यहां पर एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है रोहन। ये हमारा दोस्त रोहन है जो कि आप देख सकते हैं कहीं जा रहा है। तभी अचानक उसके पैर के नीचे एक केले का छिलका आ जाता है। क्या होता है बच्चों? जैसे ही हमारा दोस्त रोहन उस केले के छिलके पर पैर रखता है, वो गिर जाता है, वो गिर जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि केले के छिलके पर पैर रखने की वजह से हमारा दोस्त रोहन गिर गया, है ना बच्चों? कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है? उसी गड़बड़ को हमें फाइंड करना है कि आखिर केले के छिलके पर पैर रखने की वजह से हमारा दोस्त रोहन क्यों गिर गया। ओके, तो बच्चों ये है हमारे सामने केस। हमें इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, हमें इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है और रिजल्ट बताना है कि इस केस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? तो ये होगा म्यूचुअल एफर्ट से, यानी आपको और मुझे, हम दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा और इस इन्वेस्टिगेशन में हमें एक साथ चलना होगा। तो बच्चों, कैसे होगी इन्वेस्टिगेशन? क्या करेंगे हम? कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे? वो सब चीजें मैं आपको बता दूं। बच्चों, इस इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो टूल्स होंगे आपकी कॉपी और पेन। क्या करना है? मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा, जो भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आप उन सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि वही चीजें आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर हेल्प करेंगी इस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट को बताने के लिए। क्योंकि आप ही वो लोग होंगे जो मुझे इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बताएंगे, इस केस का आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार है इस इन्वेस्टिगेशन पर जाने के लिए? अगर हां तो जल्दी से आइए, बैठ जाइए इस ट्रेन में और हम निकल जाते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन की ओर। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम अपने इन्वेस्टिगेशन पर। अब
मैं जो भी चीजें आपको बताने जा रहा हूं उन सब चीजों को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको इस इन्वेस्टिगेशन में बीच में कुछ स्टेजेस होंगी, वो पार करना होगा। आप उन स्टेजेस को पार करेंगे तभी आप नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर पहुंच पाएंगे। उसके लिए जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। तो चलिए बताता हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहां पर दो कार्स हैं, दिख रहा है आप सभी को, दो कार। ये जो फर्स्ट कार है बच्चों, ये आती है और सडनली ये रुक जाती है। फर्स्ट कार सडनली आके रुक जाती है, तभी पीछे वाली कार आती है, उसमें भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो कार भी रुक जाती है। अब जो कुछ ऐसा हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि इस सेकंड कार को रोक रही है, इसके मोशन को स्टॉप कर रही है। आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सी चीज है? आ रहा है दिमाग में? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? क्या वो ब्रेकिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों हो क्या रहा है, ये कार स्टॉप कैसे हो रही है? इस कार में जो भी ड्राइवर बैठा है वो ब्रेक पैडल पर पैर रखता है, वो एक पुश फोर्स अप्लाई करता है। पुश कैसे बोल सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को हमारी बॉडी से दूर करता है उसे हम पुश बोलते हैं। तो ये देखिए यहां पर जब ब्रेक पैडल पर पैर रखे जा रहे हैं तो उस ब्रेक पैडल को अपनी बॉडी से दूर किया जा रहा है, यानी यहां पर एक पुश लग रहा है। ये जो पुश है बच्चों ब्रेक पैडल का, वो इस ट्यूब में, ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें लगे पिस्टन को आगे की ओर धकेल रहा है और वो उसमें भरे फ्लूइड को आगे की ओर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारे ग्रीन कलर के, ये जो हमारे ग्रीन कलर के क्या हैं, ब्रेक शूज हैं, ब्रेक शू हैं, वो क्या कर रहे हैं, जाके व्हील्स पर अटैच्ड इस असेंबली को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और यहां पर कुछ जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल है वो स्लो डाउन हो रहा है। अब वो कुछ जो जनरेट कर रहे हैं वो कुछ क्या है, क्या है सर वो कुछ, वो कुछ क्या है जिसकी वजह से हमारा व्हीकल स्टॉप हो जा रहा है, उसका मोशन डिक्रीज हो रहा है ना बच्चों? कुछ तो है, क्या है वो अभी पता करेंगे हम। उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर एक साइकिल है, क्या है बच्चों, साइकिल दे रखी है। जब आप साइकिल चलाते हैं, जब आप साइकिल चलाते हैं और आपको लगता है कि अब मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पर स्टॉप होना है, मुझे रुकना है, तो हम साइकिल्स में ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। उसमें होता क्या है बच्चों, तो ये जो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारे साइकिल का टायर होता है, जो रिम होती है, उसके पास में रबर के दो शूज लगे होते हैं। ये रबर बैंड होते हैं जिन्हें हम ब्रेक शूज होते हैं बोलते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, हमारे साइकिल के जो टायर होती है रिम, उसको कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने की वजह से हमारे साइकिल की स्पीड डिक्रीज होती है और फाइनली हम रुक जाते हैं। तो आखिर यहां पर जो कंप्रेस किया जब ब्रेक शूज ने, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ जिसकी वजह से साइकिल रुक गई? यानी यहां पर भी कुछ हुआ, यहां पर भी कुछ तो हुआ। क्या हुआ, कुछ हुआ? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर बच्चों एक टेबल रखी हुई है, यहां पर एक टेबल है, मैंने इस टेबल पर एक बुक रख दी, मैंने इस टेबल पर एक बुक रख दी। आप चाहें तो इसको अभी करके देख सकते हैं। आप जिस स्टडी टेबल पर बैठे हैं, जहां से बैठ के आप इस इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ दे रहे हैं, उस टेबल पर एक बुक को रखिए और उसको हल्का से स्लाइड कीजिए। आप उसको हल्के से स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बुक है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अपने आप रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि ये बुक इस टेबल पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गई? कुछ तो हुआ यहां पर, क्या हुआ, कुछ पता करते हैं हम, क्या हुआ आखिर, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये बुक रुक गई कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत से बच्चे होंगे यहां पर जो कि फुटबॉल खेलते होंगे, मैं भी फुटबॉल खेलता हूं बच्चों। यहां पर ये क्या है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, इस फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल रखी हुई है, ये रही एक फुटबॉल। हम इस फुटबॉल को यहां से किक मारते हैं क्योंकि हमें गोल करना है। हम किक मारते हैं बच्चों, तो क्या देखते हैं हम कि फुटबॉल मूव करना स्टार्ट करती है,
फुटबॉल मूव करना स्टार्ट करती है और धीरे 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 इस फुटबॉल की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है और फाइनली एक टाइम बाद वो फुटबॉल रेस्ट में आ जाती है। यानी वो कौन सी शक्तियां थी, वो कौन सी शक्तियां हैं जो कि इस फुटबॉल को रोक रही हैं मूव करने से। यानी कुछ तो होगा यहां पर जो कि इस फुटबॉल को रोक रहा है, क्या करने से, मोशन करने से, मूव करने से रोक रहा है। वो क्या चीज है, वो क्या चीज है बच्चों? तो इन सारे क्वेश्चन का यहां पर भी कुछ हो रहा है, तो वो जो कुछ है वो क्या है? तो बच्चों इन सारे एग्जांपल्स में देखा हमने, क्या देखा, एक कॉमन चीज आपने नोटिस की होगी, और वो कॉमन चीज ये है कि जो भी हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट थे वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उनकी स्पीड स्लो डाउन हुई और वो रेस्ट में आ गए। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूविंग जो थे वो रेस्ट में आ गए? कुछ तो हुआ है, यानी कोई ऐसी शक्तियां हैं जो कि इन ऑब्जेक्ट्स के मोशन का अपोज कर रही हैं। तो उन शक्तियों को क्या कहा जाता है बच्चों? उस शक्ति को कहा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी बच्चों इन सारे एग्जांपल्स में जो कॉमन चीज थी वो था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही वो शक्ति थी जो कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिक्रीज कर रही थी और इन्हें फाइनली रेस्ट में लेके आ गई। तो अब होता क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? तो बच्चों जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ऐसा फोर्स होता है, वो ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो अगर उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कोई फोर्स अपोज कर रहा है तो जो अपोजिंग फोर्स होगा हम उसी फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे जैसे यहां पर ये एक रोड है, ये एक रोड है, इस रोड पर एक फुटबॉल या फिर हम बात करें एक कार, उस रोड पर एक कार है जो कि मूव कर रही थी। हमने ब्रेकिंग अप्लाई किए, हमने ब्रेक्स अप्लाई किए, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो कार है वो रुक गई। यानी बच्चों जब कार मूव कर रही थी यानी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा था बाय द इंजन ऑफ कार, जिसकी वजह से ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में कार मूव कर रही थी। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था और उसने क्या किया, जब हमने ब्रेक्स अप्लाई किए तो इस कार को रेस्ट में लाके खड़ा कर दिया। यानी कोई भी फोर्स बच्चों, कोई भी फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करे हम उसे कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बट अभी क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगता है? तो देखिए जो बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। जो भी अप्लाइड फोर्स होता है उसको हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। ये देखिए इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और अप्लाइड फोर्स का अपोज कर रहा है। अब हम बात करते हैं, ठीक है सर हमने बात कर लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो कि हमेशा अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बिल्कुल। पर ये लगता कब है? जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये लगता कब है बच्चों? तो ये तब लगता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। यानी जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और वो मोशन करें तब ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। यानी ये मैंडेटरी कंडीशन होती है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहिए, है ना। तो जब कभी भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आके मोशन करें और उसका मोशन का अपोज कोई चीज कर रही है तो उसी चीज को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया आपको? समझ में आया क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? एक सिंपल सा फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें नोट करते जाइए क्योंकि यही चीजें हमारे इन्वेस्टिगेशन में आपको और मुझे हेल्प करने वाली हैं, आपको और मुझे हेल्प करने वाली है। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर। उससे पहले आपका स्टेज 1 आ गया है, आपको यह स्टेज पार करना है तभी आप अपने इन्वेस्टिगेशन की नेक्स्ट फेज में जाएंगे। तो
क्या करना है आपको इस स्टेज में? आपको अपनी वीडियो को रोकना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कमेंट करना है, वापस वीडियो को रिज्यूम करना है और आपको जो इन्वेस्टिगेशन है उसके नेक्स्ट फेज में जाना है। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन? यहां पर बोला गया है फ्रिक्शन अपोजेस द फिल इन द ब्लैंक्स बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। यानी बच्चों, फ्रिक्शन जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो उनके बीच में किस चीज का अपोज करता है फ्रिक्शन? क्या हीट जनरेशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज? तो यह है आपका इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेज, जहां पर आपको बताना है कि फ्रिक्शन इनमें से किस चीज का अपोज करता है। ओके, जैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप अपने इन्वेस्टिगेशन की नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट फेज में, जहां पर हम देखने वाले हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं। देखिए कैसे बच्चों, देखिए यहां पर दो सरफेसेस हैं, ये एक सरफेस है, एक ये नीचे सरफेस दे रखी है। अब यहां पर एक और सरफेस दे रखी है। अब आप इसको देख के बता सकते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस है बच्चों? तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो कैसी है? वो है स्मूथ सरफेस। ये है स्मूथ सरफेस। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो दोनों सरफेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो उनके कांटेक्ट में वहां पर जो इररेगुलरिटीज हैं वो नहीं है। इररेगुलरिटीज क्या होता है बच्चों? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में जो अनइवन चीजें होती हैं उसे ही हम इररेगुलरिटीज बोलते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये जो शेप है वो क्या है? एक जैसा नहीं है, सिमिलर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अनइवन शेप या फिर इररेगुलरिटीज हैं यहां पर, है ना बच्चों? हैं। तो ये कैसा शेप है, ये कैसा सरफेस है? स्मूथ। और इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। अब हम कर क्या रहे हैं? ये जो स्मूथ सरफेसेस है बच्चों, हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाएंगे, फिर हम इन रफ सरफेसेस को भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाएंगे। हम देखना क्या चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि किस कंडीशन में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, स्मूथ के कंडीशन में या रफ के कंडीशन में। तो आप बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसको आगे जाने से पहले, यानी अभी आप इसको बता सकते हैं कमेंट करके, पॉज करके, कि किस में ज्यादा फोर्स लगेगा, स्मूथ सरफेस में या फिर रफ सरफेस में। देखिए मैं अब आपको बताता हूं बच्चों, ये देखिए स्मूथ सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? स्लाइड कर रही हैं। जब दो स्मूथ सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं तो मुझे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उन सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के लिए। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। आप जहां पर पढ़ रहे हैं, आप जिस फ्लोर पर बैठे हैं उस फ्लोर पर आप एक आइस का टुकड़ा लीजिए, और उसको स्लाइड करवाइए, यानी यहां से वहां उस टुकड़े को फेंकिए। तो आप देखेंगे वो आइस का टुकड़ा बहुत ही जल्दी और बहुत कम फोर्स अप्लाई करने पर वो मूव करने लगेगा। अब उसी जगह पर एक आप लकड़ी का टुकड़ा लीजिए जो कि क्या हो? अनइवन हो, जो कि खुरदुरा हो। अब उस लकड़ी के टुकड़े को आप स्लाइड करके देखिए तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करवाने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा क्यों हो रहा है? उससे पहले आप ये देख लीजिए, यहां पर ये जो शेप है वो क्या है? अनइवन है। यहां पर इस शेप में इररेगुलरिटीज हैं जिसकी वजह से हमें इसको स्लाइड करवाने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। क्यों? क्योंकि आप इस देख सकते हैं ये जो सरफेस है बच्चों, इसको जब हम स्लाइड करवाते हैं तो इररेगुलरिटीज की वजह से यहां पर सरफेस में इंटरलॉकिंग हो जाती है, और इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होता है बच्चों? हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि ये वाला जो फेस है, ये वाला, ये क्या होगा? इस इररेगुलरिटीज में क्या होगा बच्चों? इंटरलॉक हो जाएगा। तो हमें उस इंटरलॉकिंग से ओवरकम होने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट
होती है, यानी इस सरफेस को मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। इतना आपको समझ में आया? कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल सी चीज थी जो आप करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, है ना बच्चों। चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एक आपको स्मूथ सरफेस दे रखी है, यहां पर एक स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पर एक बॉक्स रखा हुआ है। ये देखिए यहां पर इस स्मूथ सरफेस पर एक बॉक्स रखा है जो कि काफी हैवी है। मुझे इस बॉक्स को यहां से यहां डिस्प्लेस करना है, यहां से यहां डिस्प्लेस करना है। कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स को पकड़ता हूं और इसको खींचता हूं अपनी ओर, इसको मैं अपनी ओर खींच रहा हूं बच्चों, और मैंने फाइनली इस बॉक्स को इसकी पोजीशन पर रख दिया, यानी इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया। कैसे किया? मैंने इस पर एक पुल फोर्स अप्लाई किया। पुल क्या होता है? पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, जब ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के पास आए तो उसे हम पुल बोलते हैं। यहां पर मैंने वही किया, पर यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं लास्ट वाले एग्जांपल से कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो कैसा होगा, वो फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा? बच्चों सरफेस कैसा है? स्मूथ है। स्मूथ सरफेस पर अगर मुझे किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है फोर्स अप्लाई करके, तो मुझे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जब हमारी जो सरफेस है वो क्या हो? रफ हो। कैसे देखना है आप सभी को? बिल्कुल देखिए, ये देखिए बच्चों, यहां पर अब हमारे पास जो सरफेस है वो कैसी है? वो एक रफ सरफेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस सरफेस पर इररेगुलरिटीज बहुत ही ज्यादा हैं। इररेगुलरिटीज ज्यादा हैं। यहां पर भी सेम कंडीशन है, यहां पर भी सेम कंडीशन है, यहां पर भी एक बॉक्स है। इस बॉक्स को मुझे यहां से यहां मूव करना है, इस बॉक्स को मुझे यहां से यहां डिस्प्लेस करना है। कैसे करूंगा मैं डिस्प्लेस? इसको मैं खींच रहा हूं, ये देखिए अपने आप चलने लगा, अपने आप चलने लगा। मैंने तो खींचा ही नहीं। भाई रुक जाओ, मैं आपको खींच रहा हूं तब मूव करना है ना। ये अपने आप ही चलने लगा है बच्चों। इसको मैंने पकड़ा, क्या कर रहा हूं मैं? इसको पकड़ के खींच रहा हूं, पर मुझे अब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट कंडीशन। अब आप लोग बता सकते हैं क्यों? बता सकते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों जो सरफेस है वो कैसा है? रफ सरफेस है, जिसमें इररेगुलरिटीज ज्यादा होने की वजह से जो इंटरलॉकिंग थी वो बढ़ गई। इंटरलॉकिंग बढ़ने की वजह से अब मुझे सेम ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। करना पड़ेगा। आप लोगों ने करके देखा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप करके देखिएगा, कभी भी ट्राई कीजिएगा। क्या है वो एग्जांपल? क्या है वो एग्जांपल बच्चों? आप एक बॉक्स लीजिएगा, एक बॉक्स लीजिएगा, थोड़ा हल्का सा हैवी हो, ज्यादा भारी भी ना हो, है ना। आप उस बॉक्स को, उसमें एक रस्सी बांधिएगा, आप उस बॉक्स में एक रस्सी बांधिए, और क्या करना है? उस बॉक्स को आप पहले आपके रूम में जो फ्लोर है, जो सरफेस है, उस सरफेस पर रखिए, और उस बॉक्स को उस रस्सी की हेल्प से आप खींचिए। ठीक है, आपने एक चीज कर ली। पहले क्या करना है? आपको अपने रूम में ये चीज करनी है। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में बॉक्स को रखिए, उसको रस्सी से बांधिए और उसको खींचिए अपनी तरफ। अब क्या करना है बच्चों? आपको इसी बॉक्स को आप आउटडोर चले जाइए। आउटडोर यानी घर के बाहर आप किसी मिट्टी वाली जगह पर, किसी रोड पर या फिर किसी ग्राउंड में आप इस ऑब्जेक्ट को रखिए, इस बॉक्स को रखिए, उसमें रस्सी बांध रखी है आपने। अब आप इस बॉक्स को अपनी ओर खींचिए। अब आप इसको कहां पर रख रहे हैं? किसी मिट्टी वाली सरफेस पर, किसी रोड पर या फिर किसी ग्राउंड में। पर ध्यान से करना है ना। हम अब इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, आप लोग खींच रहे हैं, तो आप लोग क्या फील करेंगे? क्या आपको डिफरेंसेस मिलेंगे? आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप घर में उस ऑब्जेक्ट को खींच रहे थे तब आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा था एज कंपेयर टू जब आप उसको आउटडोर में खींच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जब आप उसको घर में खींच रहे थे तो जो सरफेस थी वो स्मूथ है, बट जब आप उस बॉक्स को आउटडोर किसी ग्राउंड में या फिर किसी मिट्टी में आप उसको खींच रहे थे तो वहां पर जो सरफेस है वो स्मूथ ना होके रफ थी, और वहां पर इररेगुलरिटीज ज्यादा होने की वजह से जो इंटरलॉकिंग है वो ज्यादा हो रही थी। इस वजह से आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा इस बॉक्स को डिस्प्लेस करने के लिए। समझ में आया अब आपको?
समझ में आया इन दोनों एग्जांपल से? यानी बच्चों हम इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से ये कह सकते हैं कि कौन सा फैक्टर है जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, तो वो है बच्चों इर्रेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। इर्रेगुलरिटीज ऑफ सरफेस यानी बच्चों सरफेस में जितनी ज्यादा इर्रेगुलरिटीज होगी वो उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करेगा। समझ में आया कैसे? एग्जाम्पल से आपने देख लिया, आप चाहें तो खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहां पर वही चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है बच्चों? तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इर्रेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट, यानी जो दो सरफेस हैं, दो सरफेस जो है बच्चों जो कि कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आने पर ये जो सरफेस है जो कि कांटेक्ट में आ रही है, अगर उनमें इर्रेगुलरिटीज ज्यादा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज्यादा होगा, और अगर इर्रेगुलरिटीज कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। आया समझ में आप सभी को? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि इवन दो सरफेस which appear very smooth have large number of minute irregularities on them। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि वो सरफेसेस जो कि हमें बहुत स्मूथ दिखते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी इर्रेगुलरिटीज होती ही हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इर्रेगुलरिटीज होती ही हैं, और उसी इर्रेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन होता है ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। इर्रेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, यानी बच्चों जो इर्रेगुलरिटीज हैं वही क्या करती हैं, दो सरफेसेस को इंटरलॉक कर देती हैं। इंटरलॉक हो गया, अब इंटरलॉक हो गया तो वो मूव कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा सर। मूव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए। आया समझ में? उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए अब हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। When we attempt to move any surface, we have to apply a force of to overcome interlocking। यानी जब दो सरफेस जिनमें इर्रेगुलरिटीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं तो हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स क्या करता है बच्चों? उन सरफेस के बीच में जो इर्रेगुलरिटीज थी उसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग हुई है उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों क्या बोल रहा है कि जो रफ सरफेसेस होती हैं उनपे क्या होता है? इर्रेगुलरिटीज ज्यादा होती हैं। इस वजह से रफ सरफेसेस पर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में। कौन सा एग्जांपल? जब हम अपने बॉक्स को एक मिट्टी पर खींच रहे थे और जब हम उसी बॉक्स को फ्लोर पर खींच रहे थे तब हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। कब? जब हम उसको मिट्टी पे खींच रहे थे, क्योंकि वो सरफेस कैसी है? रफ है, और रफ होने की वजह से वहां पर इर्रेगुलरिटी ज्यादा, और इसी वजह से हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। है ना बच्चों? तो मैं ये जो भी चीजें बताते जा रहा हूं आपको इन्हें नोट भी करते जाना है। क्यों करते जाना है नोट? क्योंकि इसी पॉइंट्स पर, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर आप कंक्लूजन निकालेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन के आंसर का, यानी इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट किसको डिक्लेयर करना है? आप सभी को, क्योंकि हम दोनों लोग एक टीम की तरह, आप और मैं, हम सभी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। है ना बच्चों? तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हमारी काफी अच्छी चल रही है, अच्छी स्पीड से चल रही है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, है ना? चलिए आगे चलते हैं फिर। अब बच्चों आगे चलने से पहले अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? कि हम फ्रिक्शन की बात कर चुके हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। हम बात कर चुके हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो वो है बच्चों सरफेस इर्रेगुलरिटीज। हम बात करने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो बच्चों फ्रिक्शन होता है वो जनरली 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप? आपको दिख रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं सर? तो कभी आपने देखा है क्या कि आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, यानी आप उस पर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं
बट वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जैसे आप टेबल पर बैठे हैं, सोफा या फिर जो बेड है, आप उसको खींच रहे हैं बट वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा जो कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज कर रहा है। यानी बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं बट उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं होता है, उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं होता है, यानी फोर्स अप्लाई करने के बावजूद वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था जो कि इस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज कर रहा था, उस फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी फोर्स तो अप्लाई किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पर, बट उस ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स अपोज कर रहा है, मोशन नहीं करने दे रहा है, और वो जो फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट का अपोज कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया आप सभी को? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट as object start moving from rest is a measure of static friction। आया समझ में? यानी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है क्योंकि कोई उसको रोक रहा है, और जो रोक रहा है वही क्या है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग मतलब क्या होता है? एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस का स्लाइड होने, यानी रिलेटिव मोशन करना, है ना। जैसे कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक क्या है? सरफेस है। ये बच्चों एक सरफेस है। इस सरफेस पर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी मूव कर रहा है। तो बच्चों क्या हो रहा है? यहां पर ये सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन हो रहा है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है। तो उस कंडीशन में जब ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, तो उस कंडीशन में भी कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट को अपोज कर रहा होगा। यानी बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी ऑलरेडी वो मोशन में है, तो उस टाइम पर भी इस ऑब्जेक्ट को पीछे की डायरेक्शन में, यानी हम बोले अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स इसको क्या कर रहा होगा? रोकने की कोशिश कर रहा होगा। उसी फोर्स को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में होता है, उस कंडीशन में जो अपोजिंग फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम स्पीड इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी जब मोशन के टाइम पर अपोजिंग फोर्स जो लगता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं रोलिंग। नाम से समझ में आ रहा होगा बच्चों, रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब जब कोई सिलेंड्रिकल या फिर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर क्या करता है? रोल करता है, तो उसे हम कहते हैं रोलिंग। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करता है, तो रोलिंग के टाइम पर जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यानी जब ऑब्जेक्ट बच्चों क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है किसी एक सरफेस पर, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। समझ में आया? अब मैं बात करूं इन तीनों में रिलेशन की। तो बच्चों जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है? ज्यादा होता है, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें आपको रिलेशन भी पता चल गया और ये क्या क्या होते हैं ये भी चीजें पता चल गई।
अब हम चलते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है पर ये क्या हो गया, तो ये है बच्चों आपके इन्वेस्टिगेशन का स्टेज नंबर 2। आप लोगों ने, जिन्हीं भी बच्चों ने स्टेज नंबर 1 क्रॉस किया होगा वो आ गए होंगे स्टेज नंबर 2 पर। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने स्टेज नंबर 1 पार कर लिया है। और ये रहा आपका स्टेज नंबर 2। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो है क्वेश्चन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी बच्चों जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल है या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है आपका स्टेज नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, वापस रिज्यूम कीजिए और अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे कंटिन्यू रखिए। तो ये था बच्चों स्टेज नंबर 2। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट फेज में और यहां पर हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। यानी ये एविल भी है, ये क्या है, ये खतरनाक भी है, बट ये हमारे लिए नेसेसरी भी है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज जो हमारे लिए बेकार भी है और सेम टाइम पे वो हमारे लिए नेसेसरी भी है, कैसे हो सकता है, जानना चाहेंगे आप? तो ये देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक टीचर है जो कि चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, अब बच्चों अगर इस चौक और ब्लैक बोर्ड में फ्रिक्शन नहीं होता तो इस चौक से इस बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब चौक से लिखते तो वो मूव करता, वो फिसल जाता। जैसे कि अभी मैं इस बोर्ड पर इस पेन से फ्रिक्शन लिख रहा हूं, या फिर आप अपनी कॉपी में पेन से फ्रिक्शन लिख रहे हैं, जो भी नोट्स हैं वो लिख रहे हैं, आप बना रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी कॉपी और पेन के जो निब है उसके बीच में फ्रिक्शन है। यानी फ्रिक्शन है तभी मैंने फ्रिक्शन लिखा यहां पर, यानी फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों इस एग्जांपल में कि जब हम चौक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर तो जो चौक होती है वो छोटी होती जाती है। क्यों होती जाती है छोटी? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो चौक होती है वो घिसती जाती है। उसका पाउडर देखा होगा आपने, चौक लिखते हैं तो खूब सारा पाउडर गिरा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें वियर एंड टियर होता है और मटेरियल रिमूव होता है ना। दूसरा एग्जांपल, फ्रिक्शन नेसेसरी एविल क्यों है? यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर एक मैच स्टिक है जिसको बर्न किया जा रहा है। अब बच्चों अगर इस मैच स्टिक के बॉक्स और मैच स्टिक में लगे पाउडर में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैच स्टिक को हम बर्न नहीं कर पाते। अब आपने कभी मैच स्टिक को ऐसे अपने हाथों से टच करके देखा होगा तो वो जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, खुरदुरी होती है, वो रफ होती है, और रफ होने की वजह से यहां पर फ्रिक्शन होता है। और जब मैं मैच स्टिक को क्या करता हूं, इस सरफेस पर रब करता हूं तो फ्रिक्शन के कारण वो मैच स्टिक बर्न हो जाती है। यानी अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो मैच स्टिक है वो बर्न नहीं होती। तो फ्रिक्शन जरूरी है बच्चों मैच स्टिक को जलाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो व्यक्ति है, ये जो हमारा दोस्त है, ये चल पा रहा है। कैसे चल रहा है? क्योंकि इसके पैर और जो सरफेस है, जिस सरफेस पर ये चल रहा है वहां पर फ्रिक्शन है। यानी इस सरफेस और इसके पैरों के बीच में, यानी इसने क्या पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, शूज पहन रखे हैं, तो उस शूज और उस जो रोड पर चल रहा है उन दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से ही ये हमारा दोस्त यहां पर चल पा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नहीं चल पाता, ये फिसलता, पॉसिबल ही नहीं है विदाउट फ्रिक्शन चलना। देखना चाहते हैं आप लोग कैसे बिना फ्रिक्शन के हम नहीं चल पाते हैं? देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता हमारे साथ, ये होता बच्चों, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम भी ऐसे ही गिरते। क्योंकि यहां पर देखिए ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसी है, ये है आइस सीट, ये है बच्चों आइस सीट। अब आपको पता है जो आइस सीट है वो कैसी होती है, बहुत ही स्मूथ, बहुत चिकनी होती है। बहुत स्मूथ होने की वजह से वहां पर इररेगुलरिटीज कम है और इस व्यक्ति के
ये जो हमारा दोस्त है इसके जूते और उस आइस सीट में जो इररेगुलरिटीज की वजह से जो फ्रिक्शन होना चाहिए था वो इतना फ्रिक्शन नहीं है कि इस दोस्त को हेल्प कर सके चलने में। इस वजह से आप देख रहे हैं कि वो गिर रहा है, बार बार वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है। फ्रिक्शन एब्सेंट नहीं है, फ्रिक्शन हम बोल सकते हैं जो फ्रिक्शन है वो कम है, कम है। फ्रिक्शन एब्सेंट नहीं है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा, बट यहां पर फ्रिक्शन एब्सेंट होने की वजह से वो नहीं चल पा रहा है। तो अब आपने समझा जो फ्रिक्शन है वो हमारे ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज तो कर रहा है, बट वो हमारे लिए जरूरी भी है, जरूरी भी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, हम मैच स्टिक बर्न नहीं कर पाएंगे, हम ब्रेक्स अप्लाई करके अपने व्हीकल्स को रोक नहीं पाएंगे। तो ये फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है, इसलिए फ्रिक्शन को हम एक नेसेसरी एविल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। फ्रिक्शन को इंक्रीज और रिड्यूस कैसे किया जा सकता है और क्यों करते हैं। जब भाई फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, हमने देखा हमारे ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज कर रहा है, फिर हम फ्रिक्शन क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देख लिया कि जो फ्रिक्शन है बच्चों वो एक नेसेसरी एविल है, यानी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हमें है। तो हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। क्या होते हैं वो तरीके, तो देखिए एक एक करके। पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी मेथड्स होती हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चों देखा होगा आपने देखा होगा, आप कोई से भी टायर्स जाइए देखिए, चाहे वो ट्रक, ट्रैक्टर, आपके कार, साइकिल, जो भी टायर्स होते हैं बच्चों, उसमें कुछ ना कुछ ग्रिप्स बनी होती हैं, ग्रिप्स बनी होती हैं। इन ग्रिप्स का काम क्या होता है, तो बच्चों इन ग्रिप्स का काम होता है जब ये टायर रोड पर रोल करते हैं तो ये ग्रिप्स क्या करती हैं, रोड पर फ्रिक्शन को जनरेट करती हैं, रोड पर फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं। और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो टायर्स हैं वो इजीली रोल कर पाते हैं, यानी रोड पर मूव कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो व्हीकल्स होते हैं हमारे वो क्या करते, स्लाइड करते और एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा बच्चों, तो आपने देखा होगा कि जो बर्फ होती है, आइस सीट होती है, जब रोड पर बर्फ गिर जाती है तो वहां पर व्हीकल्स अलाउड नहीं किए जाते हैं चलाने के लिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप अच्छी नहीं बनती और व्हीकल्स स्लाइड होने लगते हैं और इस वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये तरीका होता है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का, जिससे ग्रिपिंग अच्छी हो। दूसरा आपने देखा होगा बच्चों, जो आपके चप्पल, आपके जूते जो भी होते हैं जो हम पहनते हैं, उनमें क्या होता है, आप जब अपने जूते को रिवर्स करके देखेंगे, रोटेट करके देखेंगे, तो उसकी जो सोल होती है उसमें ग्रिपिंग होती है, यानी उसमें ग्रिप्स बने होते हैं। वो ग्रिप इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हमारे जूते और जो चप्पल हैं उनके सरफेस की जो इररेगुलरिटीज हैं उनको इंक्रीज कर सकें। और जब हमारे जूते सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इररेगुलरिटीज की वजह से वो इंटरलॉक होने लगते हैं, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, और वही फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है चलने में। यानी फ्रिक्शन जरूरी है। और कैसे इंक्रीज किया जा रहा है, इररेगुलरिटीज बढ़ा के, सरफेस को अनइवन करके, है ना बच्चों। इसके अलावा फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो ये देखिए, ब्रेक्स लगा के हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। जब ये ब्रेक शूज जो हैं ग्रीन वाले, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमारे टायर है उसकी असेंबली में लगे इस ब्लैक कलर के बॉक्स को, ब्लैक कलर के पार्ट को कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने की वजह से ये देखिए जो रेड सिंबल हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। और यही फ्रिक्शन क्या करता है, यही फ्रिक्शन हमारे व्हीकल्स को रोकने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम अपने फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, चाहे वो कार हो, बाइसिकल हो या बाइक हो, हम उनकी सर्विसिंग करवाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। क्या करवाते हैं हम सर्विसिंग में, तो हम यही सब चीजें चेक करवाते हैं कि जो हमारे ब्रेक शूज हैं
वो घिस तो नहीं गए हैं, यानी उनकी जो इररेगुलरिटीज है वो कम तो नहीं हो गई है। अगर वो कम हो गई होती है तो उनको चेंज करवा दिया जाता है, हम अपने ब्रेक शूज को चेंज करवा देते हैं, क्योंकि इररेगुलरिटीज कम होने की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होना चाहिए वो नहीं होगा, इस वजह से ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी, यानी हमारे व्हीकल्स उतने एफिशिएंटली ब्रेक्स नहीं लगा पाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपने ब्रेक शूज को चेंज करवाते रहते हैं। ओके, समझ में आया आप सभी को? तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, जिनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये चीज आपने खुद भी की होगी, और जब आप अपनी साइकिल की ठीक करवाने जाते हैं, साइकिल को ठीक करवाने जाते हैं, तो वहां पर भी इस चीज को आपने देखा होगा। कर क्या रहा है ये दोस्त जो हमारा है, जो हमारा भाई है, वो क्या कर रहा है बच्चों? तो वहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ये डब्बे से यहां पे कुछ ऑयल जैसी ऑयल है, कुछ ऑयल है वहां पर, वो इस जो हमारे साइकिल की चैन है वहां पर ऑयलिंग लगा रहा है, ऑयल लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? उस ऑयल को बोलते क्या एक्चुअली? उस ऑयल को बच्चों हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट, उस ल्यूब्रिकेंट का काम क्या होता है बच्चों? उस ल्यूब्रिकेंट का जो काम होता है, दो सरफेस के बीच में जो इररेगुलरिटीज हैं उन इररेगुलरिटीज को कम करना, उन इररेगुलरिटीज को कम करना, जिसकी वजह से उन दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। यहां पर बच्चों जो चैन होती है, और जो चैन होती है, और दूसरा जो हमारा पैडल जो हम मारते हैं, तो पैडल जब चलाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा एक सर्कुलर व्हील होता है, एक सर्कुलर व्हील होता है जिसमें ऐसे कांटे बने होते हैं, देखा है आपने? और इसके ऊपर ही हमारी चैन लगी होती है, इसके ऊपर ही हमारी चैन लगी होती है। तो बच्चों जब ऑयलिंग की जाती है, यानी जब ल्यूब्रिकेंट लगाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, इररेगुलरिटीज को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हो, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो हम इजीली पैडल मार सकते हैं। बट अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा पैडल को घुमाने के लिए, है ना? और उसके साथ साथ जब चैन इस पे घूमती है बार बार, तो इसको क्या करती है, मटेरियल को इरोड करती है, यानी मटेरियल को यहां से रिमूव भी करती है। तो उस मटेरियल के रिमूवल को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट सच एज ऑयल एंड ग्रीसेस। आपने देखा होगा ऑयल और ग्रीस दोनों का यूज किया जाता है एज अ ल्यूब्रिकेंट, है ना? ये चीज देखी होगी। इसके अलावा बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कैरम खेलते होंगे, कैरम खेलते होंगे। तो कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम कैरम खेलते हैं तो हम अपने कैरम पर पाउडर क्या करते हैं, छिड़कते हैं। ये देखिए यहां पर ये जो व्हाइट कलर का है, ये है क्या बच्चों? ये है पाउडर। ये पाउडर यहां पर स्प्रे किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है जो आपका कैरम है वो किसका होता है, वुडन ब्लॉक होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। और जब हम अपने स्ट्राइकर को क्या करते हैं, बहुत तेज मारते हैं स्ट्राइकर को बच्चों, तो उन दोनों सरफेस के बीच में मोशन होता है, जिसकी वजह से स्ट्राइकर पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है और वो स्ट्राइकर के मोशन का अपोज करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, जो सरफेस होती है हमारी कैरम की उसको स्मूथ बनाने के लिए उसमें हम पाउडर स्प्रे करते हैं। और पाउडर स्प्रे करने की वजह से जो इररेगुलरिटीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। ये देखिए बच्चों, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये कुछ ऐसा सरफेस है, ये एक सरफेस है, कुछ ऐसा सरफेस है। अब क्या हो रहा है, ये बच्चों ये एक सरफेस है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ऊपर कुछ इररेगुलरिटीज हैं, कुछ इररेगुलरिटीज हैं। तो जब हम ल्यूब्रिकेशन का यूज करते हैं, जब हम ल्यूब्रिकेशन का यूज करते हैं, चाहे वो ऑयल हो या फिर पाउडर हो, तो क्या होता है बच्चों, ये जो गैप है, इस गैप में पाउडर हमारा पूरा फिल हो जाता है, इस गैप में पाउडर फिल हो जाता है, उस सरफेस को ये स्मूथ बना देता है, इस सरफेस को स्मूथ बना देता है। अब स्मूथ बना दिया तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो गया, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो गया। और फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से क्या हो गया, अब ये जो सरफेस हैं एक दूसरे के ऊपर इजीली मूव कर जाएंगी, अब इजीली मूव कर जाएंगी। तो ये थे बच्चों कुछ तरीके जिनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द ल्यूब्रिकेंट। वो लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, और सॉलिड यानी पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। ये आपने किया होगा, आपने कैरम पर पाउडर छिड़का होगा। तो अब आप कभी
अब जब नेक्स्ट टाइम से आप अपने साइकिल में ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे या फिर कैरम पे जब पाउडर स्प्रिंकल करेंगे तो आपको याद आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आया बच्चों समझ में? आया। अब आगे चलते हैं। अब ये रही आपकी स्टेज नंबर 3। ये है बच्चों आपकी स्टेज नंबर 3 और ये आपके इन्वेस्टिगेशन की लास्ट स्टेज है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान से सुनने हैं, नोट डाउन करना है और फिर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको अपने इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट मुझे बताना है। तो बच्चों आपका स्टेज नंबर 3, आपकी जो स्टेज नंबर 3 है इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रिक्शन। यानी बच्चों जब हम अपने कैरम बोर्ड पर पाउडर को क्या करते हैं? स्प्रिंकल करते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है? क्या वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट होता है, या नन ऑफ दीज? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। पाउडर क्या करता है? कौन सा पाउडर? जो कैरम पर हम छिड़कते हैं वो पाउडर फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपका स्टेज नंबर 3 था बच्चों। आप जो बच्चे स्टेज नंबर 2 पार करके आ गए हैं स्टेज नंबर 3 पे, उनको बहुत बधाई हो। अब स्टेज नंबर 3 को क्रॉस कीजिए और आगे चलिए इन्वेस्टिगेशन के नेक्स्ट फेज में, क्योंकि अब हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम और है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज में। यहां पर बात करते हैं हम व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जो बच्चों व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं व्हील्स फ्रिक्शन को? व्हील्स जो है बच्चों फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं? तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखिए यहां पर हमारा एक छोटा दोस्त है। वो क्या कर रहा है? वो इस ट्रॉली बैग को अपने साथ खींच के लेके जा रहा है। यानी बच्चों कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? यहां पर इस जगह पर जो हमारा दोस्त है क्या कर रहा है? एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और ट्रॉली बैग को लेके जा रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या वो पुश है या फिर पुल है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारा जो दोस्त है बच्चों, इस बैग को उठा के यहां से यहां यानी एक जगह से दूसरी जगह, क्या हमारा ये छोटा दोस्त इस बैग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है? तो आप देख के बता सकते हैं साइज ऑफ बैग को कि नहीं सर ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि साइज ऑफ बैग काफी बड़ा दिख रहा है, वो भारी होगा, तो हमारा दोस्त इतना कैपेबल नहीं है कि इस बैग को उठा के वो रख सके। पर फिर भी वो उस बैग को मूव कर रहा है, लेके जा रहा है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि बच्चों आपको पता है यहां पर जो ट्रॉली बैग है, इस ट्रॉली बैग में व्हील्स लगे होते हैं। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं। ये देखिए आपने जितने भी व्हीकल्स देखे होंगे, चाहे वो आपकी बाइसिकल हो, आपकी बाइक हो, कार हो, ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रक, जो भी व्हीकल्स होते हैं बच्चों, उन सभी व्हीकल्स के जो व्हील्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सर्कुलर व्हील होते हैं बच्चों वो सरफेस पर रोल करते हैं तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करता है तो उस कंडीशन में जो अपोजिंग फोर्स होता है बच्चों, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उस फोर्स को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यानी बच्चों जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करता है तो उस कंडीशन में लगने वाले अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और हमने देखा था स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, तीनों में जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। इस वजह से जो व्हील्स होते हैं बच्चों वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वो रोल होते हैं और रोल करने की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। इस वजह से हम सारे व्हीकल्स में व्हील्स का यूज करते हैं। इस वजह से ये जो हमारा नन्हा छोटा सा दोस्त है वो इस बैग को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है, क्योंकि जो व्हील्स होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है और रोलिंग फ्रिक्शन
कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। आया बच्चों समझ में? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है सर? फ्लूइड बहुत सारे बच्चों को पता होगा। फ्लूइड क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं बच्चों। तो बच्चों हम साइंस में, जो साइंस आपका सब्जेक्ट है, साइंस में लिक्विड प्लस गैसेस, लिक्विड प्लस गैस को हम कंबाइन रूप से, लिक्विड प्लस गैस को हम कंबाइन रूप से फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड प्लस गैस को हम कंबाइन रूप से फ्लूइड बोलते हैं। तो बच्चों फ्लूइड क्या है? एक्चुअली फ्लूइड लिक्विड और गैस का कॉमन नेम है, यानी हम वाटर और एयर को कॉमनली फ्लूइड बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो फ्लूइड है वो भी फ्रिक्शन लगाता है, यानी वो भी फ्रिक्शन क्या करता है? अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट्स पर। कब करता है? तो जब ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड में मोशन करेंगे, जब ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड में मोशन करेंगे। कब होता है ऑब्जेक्ट्स का मोशन फ्लूइड में? तो ये देखिए एक एग्जांपल से, यहां पर क्या है बच्चों? एक सबमरीन है जो कि ओशियन में मूव कर रही है, यानी यहां पर इस सबमरीन और वाटर के बीच में क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है, सरफेशियल कांटेक्ट हो रहा है। और ये सबमरीन जब मूव कर रही है तो जो वाटर है वो इस सबमरीन को रेसिस्ट कर रहा है मूव करने की से। इस वजह से इस सबमरीन में इंजन्स का यूज किया जाता है और टरबाइंस का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट करती हैं और सबमरीन को आगे की ओर लेके जाती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पता है हमें ये चीज पता है कि एक फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इसी वजह से तो टरबाइंस और इंजन का यूज किया जाता है किसमें? तो सबमरीन्स में, चाहे वो शिप हो, चाहे सबमरीन हो, या फिर और भी फ्लूइड में चलने वाले जो भी डिवाइसेस होते हैं उनमें। क्योंकि वो फोर्स जो जनरेट करते हैं वो फोर्स क्या करता है? फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे आप में से स्विमिंग करते होंगे। जब बच्चों हम स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं? अपने हैंड्स और जो हमारे पैर होते हैं उनके मूवमेंट को क्या करते हैं? हम कुछ ऐसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों? जो पानी उसको हम पीछे की ओर क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, यानी पीछे की ओर हम धकेल रहे हैं, यानी पीछे की ओर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जब हम पानी पर थे तो पानी हमें आगे मूव क्यों नहीं होने दे रहा था? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन था, वो हमारे मोशन का अपोज कर रहा था, इस वजह से हमें आगे की ओर फोर्स लगाना पड़ रहा है। और आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, यानी जब हम पानी को पीछे की ओर धकेल रहे हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ से एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वाटर भी हमें आगे की ओर धकेलता है। यानी फ्लूइड एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगाते हैं। किस पे? एक दूसरे पर, उस ऑब्जेक्ट पर जो कि उस फ्लूइड में मोशन करता है। अब एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। यहां पर देखिए, यहां पर कौन है? ये एक दोस्त है, ये हमारा एक भाई है, या फिर हम बोल सकते हैं ये कोई एक व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है बच्चों? वो पैराशूट की हेल्प से नीचे की ओर आ रहा है, यानी इसने कहीं से डाइव लगाई होगी, छलांग लगाई होगी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कर रहा है? इस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी ये व्यक्ति क्या है? अर्थ सरफेस पर बहुत तेजी से गिरने लगा, क्योंकि इस व्यक्ति पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा था। उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरने लगा। तभी इसने पैराशूट को ओपन कर लिया। पैराशूट को ओपन किया तो ये जो हिस्सा है पैराशूट का, ये ओपन हो गया। अब इस हिस्से पर क्या लगेगा? जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी बच्चों? फोर्स लगाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में एयर फोर्स लगाएगी, यानी वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि जो इस व्यक्ति का मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एयर क्या कर रही है बच्चों? फोर्स लगा रही है। तो वो कौन सा फोर्स हुआ? अपोजिंग फोर्स, यानी उसे हम बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। या फिर आप एयर फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एयर अप्लाई कर रही है इस पैराशूट पर। तो ऑब्जेक्ट जो इंसान है वो नीचे की ओर जा रहा है, और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो ऊपर की ओर लग रहा है।
तो इस वजह से इस इंसान की जो स्पीड है नीचे गिरने की वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी अब ये धीरे धीरे जमीन के पास आएगा, यानी अर्थ सरफेस के करीब अब ये धीरे धीरे आएगा और सेफ लैंडिंग करेगा। यानी अब आप समझ गए होंगे फ्लूइड फ्रिक्शन का यूज कहां होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन का यूज होता है पैराशूट्स में। पैराशूट्स में किस लिए? तो सेफ लैंडिंग के लिए। जो आपकी सबमरीन्स होती हैं उनके सेफ ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको अवॉइड किया जा सके, कम से कम किया जा सके, कम से कम किया जा सके। अब बच्चों यहां पर क्या है? ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक है। अब इसका शेप देखिए, ये एक ट्रक का शेप देखिए और आप इस स्पोर्ट्स कार का शेप देखिए। यहां पर क्या डिफरेंसेस दिख रहा है आपको? क्या डिफरेंसेस दिख रहा है बच्चों? तो ये जो है इसका जो शेप है वो एकदम बॉक्स जैसा है, काफी बड़ा है, बट ये जो कार है वो एकदम स्लिम है, वो पतली है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो बच्चों जब कभी आप गाड़ी पर जाते हैं, बाइक पर जाते हैं, आप कार में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम बाइक पर जाते हैं तो बहुत तेज हवा क्या होती है, हमारी बॉडी में हिट करती है, यानी हवा लगती है हमारी बॉडी में, है ना। कभी आपने विंडो से हाथ बाहर निकाला होगा, जो कि नहीं करना चाहिए, तो आपने देखा होगा कि बहुत तेज हवा हमारे हाथों पर लगती है और हमारे हाथ पीछे की ओर जाते हैं। यानी बच्चों एयर क्या करती है? एयर हमें पीछे की डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, यानी धक्का लगाती है, यानी वो क्या है? वो एयर का फ्रिक्शन है। अब बच्चों हम बात करें स्पोर्ट्स कार की, तो स्पोर्ट्स कार की स्पेशलिटी क्या होती है? इनकी खासियत क्या होती है? तो इनकी खासियत होती है इनकी स्पीड। इनकी खासियत होती है इनकी स्पीड, यानी ये कार्स बहुत स्पीड से मूव करती हैं, बहुत स्पीड से चलती हैं। अब बच्चों बहुत स्पीड से कब चलेंगी? तो जब इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, यानी कोई ऐसा फोर्स नहीं होगा जो इसको अपोज कर रहा है। यानी अगर इस कार का जो शेप है वो ऐसा ही हो, ट्रक जैसा हो, तो इस ट्रक पर क्या होगा? जो आगे का एरिया है बच्चों वो बहुत ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से जो एयर की क्वांटिटी है वो ज्यादा एयर इस पे हिट करेगी, यानी क्या होगा? इस पर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, यानी ज्यादा इस पर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस वजह से इसकी स्पीड कम होगी। पर यहां पर जब ये शेप क्या होगा? स्लिम है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं एरोडायनेमिक्स। इसे हम बोलते हैं एरोडायनेमिक शेप। एरोडायनेमिक शेप होने की वजह से जब एयर इस कार पर आती है तो वो क्या होगी बच्चों? एयर इस कार पर आएगी और इस शेप की वजह से आराम से इजीली मूव कर जाएगी, यानी एयर यहां से आई और इस शेप की वजह से ट्रेवल करते हुए इजीली इसको क्रॉस कर जाएगी, इसको इजीली क्रॉस कर जाएगी। कैसे? तो यहां से एयर आई, इस पे आराम से इजीली गई और क्रॉस कर गई। यानी बच्चों जो एयर का फ्रिक्शन होगा वो यहां पर कम लगेगा, और एयर का फ्रिक्शन कम लगने की वजह से जो स्पोर्ट्स कार होती हैं बच्चों उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि यहां पर स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो अब आप समझे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, यानी जो लिक्विड और गैसेस होती हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स पर फ्रिक्शन लगाती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती हैं जो कि उनके मोशन का अपोज करता है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में है, तो वही चीज जो मैंने आपको बताई। फ्लूइड क्या होता है बच्चों? तो इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड, यानी कॉमनली हम गैसेस और लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, यानी फ्लूइड्स बच्चों उन ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करता है जो कि फ्लूइड से मूव करते हैं, मोशन करते हैं। और ये लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है, तो बच्चों जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उससे ड्रैग भी कहा जाता है, उसे ड्रैग भी कहा जाता है। यानी जो फ्लूइड फ्रिक्शन है बच्चों उसे हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, उसे ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। और वो क्या करता है? तो ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। तो बच्चों अब हम बात करें अपने इन्वेस्टिगेशन की, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन यहां पर हो गई है एंड, यानी जो भी पॉइंट्स थे उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ कर लिए हैं डिस्कस, वो चीजें मैंने आपको कर दी हैं एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। अब मैंने कर दिया आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन। अब है आपकी बारी, क्या करना है आपको? तो आपने जो भी चीजें सीखी, जो भी चीजें समझी, जो भी चीजें नोट की, उन सारे पॉइंट्स को आप समराइज करके कंक्लूजन निकालिए और बताइए कि हमारा दोस्त रोहन केले के छिलके पर पैर रखने की वजह से क्यों गिरा था।
अब आपको पता होगा जो केले का छिलका है वो क्या है, स्मूथ होता है, और जब इस स्मूथ सरफेस पर हमारे दोस्त रोहन ने पैर रखा तो वो गिर गया। क्यों गिरा? ये सारी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आप कंक्लूड कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारा रिजल्ट क्या है हमारे इन्वेस्टिगेशन का। और क्या याद रखना है, हमें यह भी याद रखना है कि जो केले का छिलका है उसे हमें कहीं भी नहीं फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है, और हमें खुद को और हमारे दोस्त रोहन को गिरने से बचाना है, और उसके साथ साथ हमें आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, और घर पे रहिए, क्योंकि आपको पता है वापस कोविड स्टार्ट हो गया है। तो सेफ रहिए, मास्क लगाते रहिए, और खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।